दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि आज भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में 4th पोजीशन पर है और अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत दूसरी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि हम ऐसे ही बातें हवा में नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं, बल्कि इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल ने खुद ये बातें कही हैं। पर अब ऐसा क्या हुआ कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इतनी ज्यादा ग्रोथ दिखाई? क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह बताएं तो वो होगी भारत में बनने वाली कॉम्पैक्ट कार। दोस्तों, आज अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जैसे बड़े बड़े देश लग्जूरियस गाड़ियों को कम करके या यूं कहें कि छोड़ के भारतीय कॉम्पैक्ट कार को अपने देशों में लाने पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। और यहाँ तक कि निसान जैसी बड़ी जापानीज जायंट ऑटोमोबाइल कंपनी भी भारत की मारुति कार को भी जापान में लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों, अब अगर हम ये कहें कि वो दिन दूर भी नहीं है जब BMW जैसी बड़ी और लग्जूरियस गाड़ी को छोड़ बड़े बड़े देशों की सड़कें भारत की महिंद्रा, मारुति और टाटा जैसी कंपनियों की गाड़ी चलाएंगी। अब क्या इसका मतलब ये है कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया भर की कार कंपनीज को अपने रास्ते से हटा रही है, उन्हें डोमिनेट कर रही है? और अगर हाँ, तो क्या है इसकी वजह? भारत में मिलने वाली क्वालिटी या फिर कुछ और ही वजह है? चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर हम आपसे भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में बात करें तो आजादी से पहले तक तो भारत के लोगों को सर्विसिंग और मेंटेनेंस के अलावा कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं थी। भारत का कार मैन्युफैक्चरिंग रेट 0 हुआ करता था और आज के टाइम की बात करें तो भारत ने पूरा का पूरा पासा ही पलट के रख दिया है। हम आपको बता देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 75 साल में हम 1 या 2 हजार नहीं बल्कि 50,000 गाड़ियां बनाकर 125 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बड़ी सफलता का क्रेडिट हम किसी को देंगे तो वो होगी कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स। इन्हीं की वजह से भारत ये बड़ी सफलता हासिल कर पाया है। अब दोस्तों, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि आजादी के बाद भारतीय लोग इकोनॉमिकली ज्यादा अनस्टेबल थे। लोगों के पास तो खाने तक के पैसे नहीं हो पाते थे। ऐसे में विदेशों से गाड़ियों को खरीदने का ख्याल किसके दिमाग में आया होगा? और यही वजह थी कि उस वक्त के लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता था। और उससे भी दोस्तों, जिस गाड़ी में सिर्फ 7 से 8 लोगों के बैठने की जगह होती थी उसमें 15 से 20 लोग बैठकर सफर किया करते थे। मतलब अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि पहले तो गाड़ी का 2-2, 3-3 घंटा इंतजार करो। अगर गाड़ी आ भी जाए तो किसी को पता ही नहीं होता था कि वो गाड़ी में चढ़ पाएंगे भी या नहीं। और इन सब परेशानी को देखते हुए और इनका हल निकालने के लिए हिंदुस्तान मोटर्स ने एक बड़ा कदम उठाया। और इस एक कदम के साथ हिंदुस्तान मोटर्स ने बनाई भारत के मैन्युफैक्चर होने वाली पहली कार। और दोस्तों, इस कार का नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। हमें यकीन है कि आज से 8 से 10 साल पहले तक तो आपने इस कार को भारत की सड़कों पर जरूर ही देखा होगा। चलिए अब आपको थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, इस गाड़ी को बनाने के लिए उन्होंने 2 चीजों का सबसे ज्यादा फोकस किया और वो 2 चीजें थी, कंफर्ट और कॉस्ट, यानी कि कीमत। हम आपको बता देते हैं, इस गाड़ी की कीमत इतनी कम थी कि कोई भी आम आदमी इसे आसानी से खरीद सकता था। और दोस्तों, इसी कार के साथ शुरू हुआ इंडियन ऑटोमोबाइल का सफर। अब हिंदुस्तान मोटर्स की ऐसी भारी सफलता के बाद दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भी इस इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे और ये सारी की सारी कंपनी एक ही मॉडल को फॉलो करने लगी थी। और दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भी इसी मॉडल के बेसिस पर इंडियन और फॉरेन कार को बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मॉडल 3 मेजर फैक्टर्स पर बेस्ड था। पहला था रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा था इंजीनियर्स, वहीं अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो वो होगा डिजाइनर्स। तो चलिए अब आपको सबसे पहले फैक्टर के बारे में बताते हैं, जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सभी कार का रिव्यू लेता है और फिर ये डिपार्टमेंट डिमांड, फीचर और डिजाइन पर रिसर्च करता है। और अब इसके बाद बारी आती है दूसरे फैक्टर्स की, जो है इंजीनियर्स। अब इंजीनियर्स इस बात को मेक श्योर करते थे कि वो सभी फीचर कार में अपग्रेड या नए इंस्टॉल हो रहे हैं। और अब जैसे ही दूसरे फैक्टर का काम खत्म हो जाता था, यानी कि वो ये देख लेते थे कि कार में नए फीचर्स लग चुके हैं, इसके बाद काम जाता था तीसरे फैक्टर्स के हाथ में, जो थे डिजाइनर्स। अब डिजाइनर लुक्स और बेसिक एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए सिस्टम इंस्टॉलमेंट के मुताबिक कार का डिजाइन बनाते थे। और फिर आखिर में दोस्तों, कार में लगने वाले पार्ट्स को अलग अलग देशों से इंपोर्ट कराया जाता था और फिर स्टैंपिंग, वेल्डिंग और पेंटिंग प्रोसेस हो जाने के बाद हमारी गाड़ी हो जाती थी तैयार। तो दोस्तों, ये थी बात कार की कंपनी के इतिहास की। तो अब वो वक्त गया जब हम दूसरे देशों की गाड़ियों के पार्ट्स मंगवाते थे। अब कंपनियां विदेशों की बजाय भारत में ही सभी गाड़ियों के पार्ट्स बनाने लगी हैं।
और अब इससे दो फायदे हो रहे हैं। पहला तो हमारा समय बचा है और साथ ही साथ पैसे भी बच रहे हैं। और यही हमें ये बात सिखाता है कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट रही है। तो दोस्तों, अब आप हमें ये खुद ही सोचकर बताइए कि क्या भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का दुनिया की कार कंपनी को डोमिनेट करने का ये पहला कदम होगा। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि भारत की कंपनियां कॉम्पैक्ट कार बनाने में एक्सपर्ट हैं। और अगर हम बोलें कॉम्पैक्ट कार तो इसका मतलब होता है कम फ्यूल। वहीं दोस्तों, अगर हम विदेशी कारों की बात करें तो वो जितना ज्यादा बड़ी होती हैं उतनी ज्यादा फ्यूल का भी इस्तेमाल करती है। और दोस्तों, इसीलिए सबसे बड़ी वजह बनी है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए सभी यूरोपियन देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी इन कॉम्पैक्ट कारों को अपने देश में लॉन्च करना चाह रही है। अब ये करने से इन देशों को दो फायदे नजर आ रहे हैं, जिनमें से पहला है फ्यूल। अब ये तो जाहिर सी बात है कि इन कार की वजह से फ्यूल बचेगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों पोल्यूशन में भी कमी आएगी, क्योंकि आज के समय में भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पोल्यूशन की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में सभी धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इसे रोका जा सके। अब चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो या फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और इस बार भी हमारे भारत ने बाजी मारी थी। उन्होंने एक ऐसा ही तीर 1 अप्रैल 2020 को छोड़ा था और ये तीर था BS6 इंजन को कंपलसरी करना। BS6 इंजन में एक नया सिस्टम एडवांस एमिशन कंट्रोल को जोड़ा गया था, जो कि BS4 में नहीं था। BS4 इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गहरीली गैसों को काफी ज्यादा निकाल रहा था, जिसके बाद BS6 के अपडेट में ये नाइट्रोजन ऑक्साइड पेट्रोल वाहनों में 25% और डीजल वाहनों में लगभग 70% तक का उत्सर्जन को कम कर देगा। अब दोस्तों, ये करना या फिर कदम उठाना तो बहुत जरूरी भी हो गया था, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में एयर पोल्यूशन के मामले में 5वें नंबर पर आने लगा था। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला आंकड़ा ये भी है कि भारत में हर साल 15 लाख लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि डॉक्टर्स की माने तो बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों को कई सारी स्किन की प्रॉब्लम्स जैसे कैंसर, एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन और सोराइसिस जैसी बीमारियां हो रही हैं, जिस वजह से भारत अब ऐसी परेशानियों से लड़ने के लिए हर एक जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसी और दूसरी कौन सी वजह है कि दूसरे देशों की सरकार भारत की कॉम्पैक्ट कार को खरीदने में इतना इंटरेस्ट ले रही है। दोस्तों, फ्यूल और पॉपुलेशन को कम करना बस यही दो वजह नहीं है जिसकी वजह से भारतीय कॉम्पैक्ट कार की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। दोस्तों, इसके पीछे और भी कई वजह है। ये वजह बताने से पहले चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। अगर कभी भी आपको कोई कार खरीदनी हो तो आपके दिमाग में क्या चीजें आएंगी? जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में आएगी कीमत, फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी और कहीं ना कहीं लग्जरी भी। अब अगर हम इसमें से कीमत को साइड में रखते हैं तो आपको बाकी की सारी चीजें विदेशी कारों में भर भर के मिल जाएंगी। और यही वजह है कि 3 से 4% भारतीय फॉरेन कार लेना ज्यादा पसंद करते हैं। पर अब अगर हम यही कीमत को भी इंक्लूड कर लें तो आज के वक्त में ये सारी चीजें भारतीय कार भी प्रोवाइड कर रही है, और दोस्तों वो भी एकदम रीजनेबल दामों में। ये बात हम सबको भूलनी नहीं चाहिए कि कॉम्पैक्ट कार बनी है एक भारी जनसंख्या वाले देश में सभी को ट्रैवलिंग फैसिलिटी देने के लिए, वो भी टेक्नोलॉजी के सेक्टर को साथ लेकर चलते हुए बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। अब हम ज्यादा कंपनियों की नहीं बल्कि बस मारुति की बात करें तो सिर्फ एक भारतीय मारुति कंपनी ने पिछले साल 2 मिलियन गाड़ियों को फॉरेन में बेचा है। अब ये कैसे मुमकिन हुआ है, चलिए हम आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको एक फॉरेन कार खरीदनी है जिसकी ऑन बोर्ड कीमत 15 लाख रुपए। अब अगर हम आपको ये बोलें कि 15 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए पहले आपको 21.5 लाख रुपए कमाने होंगे, क्योंकि उस गाड़ी का टैक्स होगा 30%, यानी कि 6 लाख रुपए के आसपास। और इम्पोर्ट टैक्स को लगाना तो हम कैसे ही भूल सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अभी तो और भी दूसरे टैक्सेस बाकी हैं, जैसे कि एक्साइज, GST, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन, और इन सब में जाएंगे आपके लगभग 5,20,000 रुपए। चलिए, आपने ये सब भी दे दिया और गाड़ी खरीद भी ली, तो इसमें फ्यूल की कीमत आएगी लगभग 6,66,000 रुपए। अब अगर हम सबका टोटल लगाएं तो 15 लाख की गाड़ी को खरीदने के लिए आपको कम से कम 50 लाख रुपए तो कमाने ही हो। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें हमने अभी तक किसी भी सर्विस टैक्स को ऐड नहीं किया है। और चलिए, अगर हम वो कर भी लेते हैं तो सर्विस टैक्स का हर साल का खर्चा लगभग 70 से 80 हजार के बीच में आता है। पर दोस्तों, अगर हम वहीं भारतीय कारों के सर्विस टैक्स की बात करें तो इनका सर्विस टैक्स 20 से 40 हजार के बीच में होता है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 सालों के लिए। ये सब सुनने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों भारतीय कारों को विदेशों में प्रेफर किया जा रहा है। अब दोस्तों, हमें पता है कि सब सुनने के बाद आपके दिमाग में ख्याल जरूर आया होगा कि कीमत की कमी का मतलब है गाड़ी के पार्ट में कुछ कमी होगी या फिर कोई ऊंच नीच होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो हम आपका ये शक भी दूर कर देते हैं। हम आपको बता देते हैं कि आप काफी गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, भले ही विदेशों में बिकने वाली या विदेशी कारें देखने में सुंदर, लग्जूरियस और मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि कभी कभी इन कारों में सस्ता, पतला और खराब क्वालिटी के एल्यूमिनियम शीट का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, यही वजह होती है कि जब भी ये कार
गलती से किसी दूसरी कार से टकराती है तो एकदम चकनाचूर हो जाती है। वहीं दोस्तों अब अगर हम भारतीय कंपनियों की बात करें तो ये कंपनियां पतले, खराब क्वालिटी और सस्ती एल्यूमिनियम शीट की जगह स्टील का यूज करती है, क्योंकि आपने भारत की सड़कें तो जरूर देखी होंगी और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में हर 4 मिनट में एक एक्सीडेंट डेथ होती है। अब दोस्तों क्योंकि स्टील बाकी किसी मेटल के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है, इसलिए कार के किसी भी एक्सीडेंट के बाद डैमेज होने के चांसेस काफी कम होते हैं। पर दोस्तों जाहिर सी बात यह है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस का एक सिस्टम है जिस पर कंपनी ज्यादा ध्यान देती है। ऐसी 5 सिस्टम और भी हैं जिस पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ज्यादा ध्यान देती है, जिसमें से पहला है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब दोस्तों ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अचानक से लगने वाले ब्रेक्स के वक्त व्हील्स को लॉक होने से रोकता है। अब दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम गाड़ी में ब्रेक मारते हैं तो कुछ गाड़ियों के फ्रंट व्हील पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और कई गाड़ियों के बैक व्हील्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसी वजह से गाड़ियां ज्यादा स्लाइड करने लगती है और अब गाड़ियां स्लाइड ना करें इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को गाड़ियों में इंस्टॉल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से गाड़ियों पर कंट्रोल रखने के लिए किस टायर पर कितना प्रेशर डालना है ये डिसाइड किया जाता है। दोस्तों तीसरा सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC। अब ये सिस्टम लगातार सेंसर की मदद से लगातार गाड़ी के बिहेवियर पर नजर रखता है। अब दोस्तों अगला बेसिक सिस्टम है स्पीड वार्निंग। अब ये बात हम सभी मानते हैं कि स्पीड वार्निंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक जितने भी एक्सीडेंट भारत में होते हैं उनमें सबसे बड़ी वजह होती है ओवर स्पीडिंग और यही काम आता है हमारा स्पीड वार्निंग सिस्टम। और दोस्तों लास्ट में आता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि TPMS। तो दोस्तों ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसे टायर के रियल टाइम प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है और यही सब फीचर्स पाने के लिए हमें फॉरेन में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अब वहीं दोस्तों हम इंडियन कार की बात करें तो वो ये सभी फीचर बहुत ही कम दाम में हमें प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए हम आपको इसका भी एग्जांपल देके समझाते हैं। आइए हम बात करते हैं भारतीय कार महिंद्रा XUV 700 की और मर्सिडीज बेंज की। अब दोस्तों अगर इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि दोनों ही गाड़ियों के फीचर लगभग एक ही जैसे हैं, पर वही आप इनकी कीमत देखेंगे तो दोनों में ही जमीन और आसमान का फर्क होगा। जहां भारतीय कार महिंद्रा XUV 700 की कीमत 27 लाख है, वहीं मर्सिडीज बेंज की कीमत है 2.71 करोड़। अब दोस्तों ये तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेम फीचर्स के लिए हमें कितना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। अब अगर हम एयरबैग्स की बात करें तो दोस्तों हर गाड़ी में 2 से 3 एयरबैग्स तो इंस्टॉल होते हैं, पर बढ़ते एक्सीडेंट्स को देखते हुए सरकार ने हर गाड़ी में कम से कम 6 एयरबैग्स इंस्टॉल करने का रूल निकाल दिया है। अब दोस्तों अगर हम मर्सिडीज में 3 से ज्यादा एयरबैग्स लगवाने हैं तो हमें उसके लिए $231 यानी कि 19,000 हर एक एक्स्ट्रा बैग के लिए भरना होगा और वहीं XUV 700 में आपको 7 एयरबैग्स फ्री में मिल रहे हैं। अब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो XUV 700 में टेस्ला कार में मौजूद आधे से ज्यादा फीचर है, लेकिन अगर हम वहीं टेस्ला की कीमत देखें तो वो है 1.5 करोड़ रुपए। अब दोस्तों ये बात तो जग जाहिर है कि एक गाड़ी जो हमें सारे फीचर इतने सस्ते में दे रही है, ऐसे में लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन आखिर में इस बात को जरूर समझेंगे आखिर क्यों इंसान इतने ज्यादा पैसे देकर टेस्ला, BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों को खरीदेगा। और दोस्तों इसी वजह के साथ 2021 में जर्मनी के मुकाबले 37,59,398 यानी कि 26% ज्यादा कार बेचकर जर्मनी जैसे इतने बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी पीछे छोड़ दिया है और वापस से 4th पोजीशन पर आ गया है। अब दोस्तों इंडिया को इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर लाने पर जितना हाथ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि होंडा, मारुति सुजुकी और हिंडई का है, उतना ही हाथ या यूं कहें उससे ज्यादा हाथ भारतीय सरकार का भी है, क्योंकि भारतीय सरकार ने ऐसी 3 पॉलिसीज को रिलीज किया है जिसके बाद में भारत में सिर्फ भारतीय कार ही खरीदी जाएगी। हम दोस्तों इन 3 पॉलिसीज की बात करें तो उनमें से सबसे पहली पॉलिसीज है इंपोर्ट ड्यूटी। अब दोस्तों भारतीय सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को इतना ज्यादा रखा है कि किसी भी कार को इंपोर्ट कराने से पहले उसकी ऑन बोर्ड कीमत के डबल या ट्रिपल अमाउंट को पे करना होगा। दूसरी पॉलिसी की बात करें तो वो है स्क्रैपेज पॉलिसी। अब दोस्तों इस पॉलिसी के मुताबिक भारत में जो भी 15 साल पुरानी गाड़ियां वो सारी की सारी स्क्रैप हो जाएंगी। और दोस्तों तीसरी पॉलिसी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम। तो दोस्तों अब इस स्कीम के मुताबिक जिस भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्शन रेट सबसे ज्यादा होगा या जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी उस कंपनी को 18% का इंसेंटिव मिलेगा। और दोस्तों अब इसी पॉलिसी के बाद से जहां मारुति एक दिन में 3,000 कार प्रोड्यूस करती थी, वही अब एक दिन में 3200 कार प्रोड्यूस करेगी, यानी कि 200 ज्यादा। अब दोस्तों इन सब के बाद भारत को 2 फायदे हो रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि अब भारत की मैन्युफैक्चरिंग GDP में 49% कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल का हो जाएगा। और दोस्तों इसी की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक को भी खत्म कर पाएगा जो है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसके बाद से ही भारत में 32 से लेकर 65% जॉब अवेलेबल हो जाएंगी। अब दोस्तों आप ही बताइए इन सब को सुनने के बाद
क्या आपको खुद नहीं लगता कि भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितना ज्यादा ब्राइट और प्रॉमिसिंग फ्यूचर है? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।